मॉर्निंग क्लास 8। इससे पहले हमने आपको एक वीडियो शेयर किया था जो फर्स्ट चैप्टर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर था, बहुत बड़ा चैप्टर है, पीरियड ऑफ ट्रांजिशन, जो हम लोगों ने पढ़ा। उसमें काफ़ी डिटेल में बहुत सारे न्यू टर्म्स थे। उसमें रिनेसेंस था, रिफॉर्मेशन था, एंड उसके बाद इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन है, फिर इम्पीरियलिज़म है, कैपिटलिज़म है, और हमने पूरा फ्लो पढ़ा था कि कैसे वन थिंग लेड टू अनदर, एक चीज़ आई फिर उसकी वजह से दूसरी चीज़ आती चली गई, कॉन्टीन्यूटी। फिर उससे पहले हम लोगों ने मिडीवल यूरोप का स्ट्रक्चर पढ़ा था, क्यों ये चीज़ें आई और इंटरवेंशन हुआ उसके वजह से। फिर रेनेसां में इटाली में क्या हुआ, व्हाट हैपन इन ब्रिटेन, व्हाट वाज द इम्पैक्ट ऑफ दैट, और कैसे वो पुराना जो ओल्ड सोशल स्ट्रक्चर है वो ख़त्म होकर एक बिल्कुल न्यू सोशल स्ट्रक्चर बना, न्यू क्लास ऑफ पीपल बना। तो दैट वी हैव रेड, और वो अल्टीमेटली हमने देखा लास्ट में कि वो यहाँ पे आ गया था। ये सिस्टम जो है स्टार्ट हुआ था, जो वो यहाँ तक पहुँच गया था, इम्पीरियलिज्म तक। इसमें एक मदर कंट्री था और एक कॉलोनी था। वन वॉज अ मदर कंट्री एंड अनदर वॉज अ कॉलोनी। यहाँ तक वो पहुँच गया था, और दिस सिस्टम वॉज कंट्रोल्ड बाय अनदर सिस्टम, दैट इज़ कैपिटलिज्म। कैपिटलिज्म का दो ख़ास चीज़ है, प्रॉफिट मेकिंग, एंड नंबर 2 इंडिविजुअल प्रॉपर्टी राइट्स। कि पूरा मकसद जो था इंडस्ट्रियलाइजेशन का, फैक्ट्री प्रोडक्शन का, जो फैक्ट्री सिस्टम ऑफ प्रोडक्शन था जिसमें मशीन्स, पावर्ड मशीन्स का यूज़ होता था, उसका पूरा मकसद था प्रॉफिट मेकिंग। और जो कंपनीज होती थी इंडिविजुअल्स की, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स की, इंडिविजुअल्स के पास लैंड ओनिंग राइट्स आ गया था सबके पास, एनीबडी कुड ओन दैट। ये एक चीज़ आ गई थी, और क्योंकि प्रॉफिट मेकिंग वाज द मोटिव, तो दो चीज़ इसमें था जो हम लोगों ने पढ़ा था। एक था न्यू मार्केट्स, और दूसरा था आपको, नंबर 1 वाज न्यू मार्केट एंड नंबर 2 वाज रॉ मटेरियल्स, चीप रॉ मटेरियल्स। ये चाहिए था इनको, ताकि नया नया मार्केट मिलता रहे फिनिश्ड गुड के लिए, और रॉ मटेरियल्स उनको सस्ता मिलता रहे। और इसीलिए इन लोगों ने न्यू एरियाज़ को खोजना शुरू किया, न्यू मार्केट्स को खोजना शुरू किया, न्यू मार्केट्स को खोजना शुरू किया, न्यू एरियाज़ को खोजना शुरू किया, ताकि वहाँ से चीप रॉ मटेरियल्स मिल जाए, चीप लेबर्स मिल जाए, और वहाँ पर ये अपने फिनिश्ड गुड को बेच पाए। तो इसके लिए इन्होंने एरियाज़ को कैप्चर करना शुरू किया, एशिया में, अमेरिका में, नॉर्थ अमेरिका में, साउथ अमेरिका में, अफ्रीका में। इन लोगों ने ये जो बड़े बड़े जो इंपीरियलिस्टिक पावर्स थे, ब्रिटेन था, फ्रांस था, जहाँ इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन आ चुका था, इन लोगों ने नया नया कॉलोनी खोजा। ये कॉलोनी दोनों काम करते थे, इसके लिए न्यू मार्केट भी थे और इनके लिए रॉ मटेरियल का सोर्स भी थे। और वन वे फ्लो ऑफ वेल्थ शुरू हुआ फ्रॉम कॉलोनीज टू मदर कंट्री। ये हम लोगों ने पढ़ा है। अब इसके आगे क्या हुआ, क्या ऐसा ही चलता रहा? जब वन वे फ्लो होगा तो इसका मतलब है कि कहीं पे ढेर लग जाएगा, कहीं पे बाढ़ आ जाएगा, बाढ़ का मौसम है, और कहीं पे सूखा पड़ जाएगा। आप देखो, सामान आप ऐसा रखा हुआ है और आपने इसको ऐसा स्लोप कर दिया, इधर बहुत सारा ढेर लग जाएगा, सामान का इधर खाली हो जाएगा। दिस इज कॉल्ड वन वे फ्लो। तो आज वन वे फ्लो जब होगा तो वेल्थ कॉलोनी से निकल के जब मदर कंट्री की तरफ जाएगा तो ये तो वीक होना शुरू हो जाएगा, कमज़ोर होना शुरू हो जाएगा। तो ये हो जाता है जुल्म, ये जुल्म होना शुरू हो गया। अब ये जब जुल्म होना शुरू हो जाएगा तो लोग इसके खिलाफ जाएंगे, इसको अपोज करेंगे। तो ये कब तक ये जुल्म चला, कितने दिनों तक ये जुल्म चला, और उसके बाद क्या हुआ? तो ये जुल्म बहुत दिन तक चला, बहुत ज़्यादा दिन तक आप कह सकते हैं तो नहीं चला। लोगों को आइडिया हो गया, लोगों को समझ में आ गया, समझ में आने लगी बात कि ये वन वे फ्लो हो रहा है, तो लोगों ने धीरे धीरे आवाज़ उठने लगी। लेकिन पहली आवाज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि पहली आवाज़ कहाँ उठी इसके खिलाफ, और पहली ऑर्गेनाइज्ड आवाज़ कहाँ उठी। तो नेक्स्ट 2 चैप्टर्स जो है, मैंने सोचा था कि उसको अवॉइड कर दूंगा, हम लोग स्किप कर सकते हैं उसको, हम लोग सीधा 18th सेंचुरी इंडिया पे। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, कई का रिक्वेस्ट आया है कि सर उसको शॉर्ट में आप करवा दीजिए उस 2 चैप्टर्स को, तो ताकि हमारा लिंक बन जाए, क्योंकि सम ऑफ यू हैड डायरेक्टली कम टू 7th फ्रॉम 5th, स्किप्ड योर 6th क्लास।
मैं इस दो छोटा सा वीडियो आज बना देता हूँ आपको। उसमें ये दो चैप्टर्स जो है इम्पेरियलिज्म के जस्ट बाद जो आपका सेकंड चैप्टर है द एज ऑफ रिवोल्यूशंस एंड अमेरिकन सिविल वॉर, ये दोनों आपको 6 क्लास में, एक जॉर्ज वॉशिंगटन के चैप्टर में कवर है, एक आपको 3 चैप्टर्स है 6 क्लास में। वन इज जॉर्ज वॉशिंगटन, सेकंड वन इज नेपोलियन एंड थर्ड वन इज अब्राहम लिंकन। इन तीनों चैप्टर्स में ये 3 चीज़ कवर है, तो यहाँ के 2 चैप्टर में दिया हुआ। तो मैं बिल्कुल शॉर्ट में आपको ये दोनों चैप्टर क्लियर कर देता हूँ ताकि आप फ्लो समझ जाएं, तो फिर हम लोग 18th सेंचुरी इंडिया में आएंगे। तो पहला चैप्टर जो है आपका एज ऑफ रिवोल्यूशंस, ये लिखा हुआ है। अब इसमें एज तो होता है वक्त, समय। रिवोल्यूशंस मतलब क्या होता है? रिवोल्यूशन हम लोग बहुत सुनते हैं, क्रांति। क्या होता है? इनकलाब। ये होता है ड्रास्टिक चेंज, हेवी चेंज, ड्रास्टिक वर्ड है, बहुत ज़बरदस्त चेंज, बदलाव। किसमें? सिर्फ सरकार में। हम लोग इलेक्शन कराते हैं, सरकार चेंज हो जाती है, अभी कांग्रेस आ गई, अभी बीजेपी आ गई, क्या रिवोल्यूशन है? नहीं, इट्स नॉट ए मेजर चेंज। ये तो एक सिस्टम है, सिस्टम में कभी कोई आ रहा है, कभी कोई आ रहा है, कोई जा रहा है। ड्रास्टिक चेंज मतलब पॉलिटिकल सिस्टम चेंज हो जाए, गवर्नेंस का सिस्टम चेंज हो जाए, सोसाइटी चेंज हो जाए, कल्चरली चेंज हो, नए कस्टम्स, नए रिवाज आने लगे, सोसाइटी का ताना बाना चेंज हो जाए। सोसाइटी में जैसे एक ड्रास्टिक चेंज था इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन जो आया, सोसाइटी का पूरा स्ट्रक्चर चेंज हो गया। फ्यूडल सिस्टम से एक बिल्कुल वर्किंग क्लास और कंपनी का जो ओनर होता है उस क्लास में बढ़ गया, एक पूरा नया चेंज आया। फिर उसमें स्लेवरी एबॉलिश हुआ, सर्वडम एबॉलिश हुआ, वीमेन राइट्स का खुला, ये सोसाइटी को पूरी तरह से चेंज कर दिया। गवर्नेंस चेंज हो गया, गवर्नेंस स्टाइल चेंज हो गया, तो दैट कैन बी कॉल्ड रिवोल्यूशन। इसीलिए वो उसके इंडस्ट्री के वजह से जो चेंजेस आया मेजर, उसको हम लोग बोलते हैं इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन। ये जो है आपका चैप्टर, इसमें एज ऑफ रिवोल्यूशन में 2 चीज़ कवर है। एक है अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, एंड सेकंड वन इज द फ्रेंच रिवोल्यूशन, फ्रेंच रिवोल्यूशन। ये 2 चीज़ कवर है, दोनों अलग अलग तरह के एरियाज को हैंडल करता है इसीलिए। और ये दोनों चीज़ है, दोनों लड़ाई जो है, दोनों चेंजेस जो है, मेजर चेंजेस, इसको अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस भी कहते हैं और अमेरिकन रिवोल्यूशन भी कहते हैं। रिवोल्यूशन जहां आ रहा है इसका मतलब है कि बहुत ही मेजर चेंज है सोसाइटी में, पॉलिटी में मेजर शिफ्ट है। तो ये भी रिवोल्यूशन है, ये भी रिवोल्यूशन है। ये इस दोनों रिवोल्यूशन के वजह से हमारा मॉडर्न वर्ल्ड ऐसा है जिस वर्ल्ड में हम लोग रह रहे हैं। तो ये जो वर्ल्ड बना है, ये इस दोनों, यहाँ पे 2 अमेरिका में और फ्रांस में क्या हुआ 1700 के आसपास, 1760, 1750, 1780, ये जो हुआ है वहाँ पे कुछ चेंजेस हुआ है मेजर, जिसका इम्पैक्ट अभी तक मॉडर्न वर्ल्ड में हम लोग जो रह रहे हैं, वी आर लिविंग इन इंडिया। अभी जो इंडिया का स्टेट है, इट्स अ नेशन स्टेट, और हम लोग कहते हैं, हम लोग अपना जो हमारा जो प्राइम मिनिस्टर है, हम लोग चुनते हैं उसको, हम लोग अपने MP MLA को चुनते हैं। हमारा एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। अभी आप लोगों ने एक मूवमेंट चल रहा था, उसमें खूब प्रियम्बल वगैरह पढ़ा गया। ये हमारे कंट्री का स्पेशलिटी है अभी। इट्स ए नेशन स्टेट। नेशन स्टेट मतलब एक जोग्राफिकल लोकेशन के अंदर जो लोग रहते हैं, बड़ा सा एरिया होता है। जैसे अररिया वालों को फ़ख्र होता है कि मैं अररिया में पैदा हुआ हूँ, लोगों को अपने गांव के बारे में फ़ख्र होता है कि मैं इस गांव का, लोग अपने नाम के आगे गांव का नाम लगाते हैं, अपने शहर का नाम लगाते हैं, बड़े बड़े शायर लगाते थे, अकबर इलाहाबादी, फला अजीमाबादी। तो अररिया में आप अपने गांव का नाम आप अपने नाम के आगे लगा सकते हैं, तो लोगों को फ़ख्र फील होता है। एक टेरिटोरियल जिसको बोलते हैं पेट्रियाटिज़म, ये जानवरों में भी होता है कि अपने एरिया पे कंट्रोल, अपने एरिया पे फ़ख्र। तो नेशन स्टेट ने उस एरिया को थोड़ा सा बढ़ा दिया, रीजनल से थोड़ा सा ये एक और बाउंड्री, जोग्राफिकल बाउंड्री थोड़ा बढ़ा दिया। पहले तमिलनाडु के लोग तमिल होने पे फ़ख्र महसूस, अपने लैंग्वेज पे फ़ख्र महसूस करते थे। अब उनका एरिया बढ़ गया, दिल्ली तक आ गया, यहाँ तक आ गया, तो अब इंडियन होने पे फ़ख्र महसूस कर रहे हैं। तो नेशन स्टेट होता है एक सर्टेन बाउंड्री के अंदर सिस्टम ऑफ गवर्नेंस हो और उस पर लोग अपने आप को उससे जुड़ा महसूस करें। तो ये नेशन स्टेट है इंडिया। इंडिया में रिपब्लिक है क्योंकि हेड ऑफ द स्टेट इज बीइंग चूजन बाय पब्लिक। प्राइम मिनिस्टर जो चुने जाते हैं इनडायरेक्टली चुने जाते हैं, हमारे यहाँ अमेरिका वगैरह में डायरेक्टली चुने जाते हैं। हमारे यहाँ जो हेड ऑफ द स्टेट है वो प्राइम मिनिस्टर होता है, एग्जीक्यूटिव हेड होता है, लोगों ने पढ़ा है 7th क्लास में। तो वो जहाँ पे भी हेड ऑफ द स्टेट जिस कंट्री में
इनडायरेक्टली और डायरेक्टली चूजन बाय द पब्लिक, दैट इज कॉल्ड रिपब्लिक। तो आवर कंट्री इज ऑल्सो रिपब्लिक, इसीलिए 26 जनवरी को हम लोग रिपब्लिक डे मनाते हैं। डेमोक्रेसी है क्योंकि यहाँ पे हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स हमको रूल करते हैं, किसी का बेटा डायनेस्टिक रूल नहीं है, कैलिफेट नहीं है, ये वी आर डेमोक्रेसी एंड वी आर कॉन्स्टिट्यूशन हमारा हो गया, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, वी आर बीइंग गवर्न बाय अ सेट ऑफ डॉक्यूमेंट। एक डॉक्यूमेंट हमने बनाया है, नेशनल डॉक्यूमेंट। एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस नेशनल कंसेंसस था, सब लोग चाहते थे कि इस तरह का देश बने, उसको हमने लिखा हुआ कॉन्स्टिट्यूशन पहले नहीं होता था, ये बहुत बाद में आया है। ये चारों पॉइंट जो है जिसमें हम लोग रह रहे हैं, हमारी जो सोसाइटी है प्रेजेंट, इट इज इम्पैक्टेड बाय दीज टू। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आप पढ़ेंगे, प्रीएम्बल में लिखा हुआ है लिबर्टी ऑफ थॉट, बिलीफ, एक्सप्रेशन एंड ये फ्रेटर्निटी बढ़ाए, और उसके बाद इक्वलिटी ऑफ स्टेटस एंड ऑल दैट। ये तीनों वर्ड यहाँ से लाया गया। अगर आप 6th क्लास में आपने पढ़ा होगा, आपको याद होगा, तो ये तीनों वर्ड यहाँ से आया गया। हमारा प्रीएम्बल भी यहीं से उठाया गया है कहीं से। हमारा जो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, इट इज़ ऑल्सो इंस्पायर्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ दीज टू कंट्रीज। तो यहाँ पे जो चीज़ हुई है, अगर आप उसको स्किप करोगे तो फिर हमारा जो करंट वर्ल्ड है उसको आप नहीं समझ पाओगे। हम जो जिस दुनिया में रह रहे हैं, जिस देश में रह रहे हैं, उसको आप नहीं समझ पाओगे, इसलिए उसको समझना ज़रूरी है। तो ये 2 इवेंट हुआ है दुनिया में जिसने इंपेरियलिज्म को, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के बाद जो एक सिस्टम आया था इंपेरियलिज्म, एक्सप्लॉयटेटिव सिस्टम था, वन वे फ्लो था, इसमें कॉलोनी का पूरा खून चूसा जा रहा था, उसके अपोज में सबसे पहली जो आवाज़ उठी है वर्ल्ड में, दैट इज़ अमेरिकन रिवॉल्यूशन। अमेरिका में उठी है और उसके बाद फ्रांस में उठी है। ये दोनों थोड़ा सा सेम भी है, थोड़ा अलग है। अलग है कि ये आपको इंपेरियलिज्म के अगेंस्ट में, मदर कंट्री के अगेंस्ट में उठा था। कॉलोनियों ने ऑर्गेनाइज होकर मदर कंट्री के अगेंस्ट में प्रोटेस्ट किया, वॉर किया और अलाइज के हेल्प से जीते। फ्रेंच रिवॉल्यूशन जो है ये अपने ही कंट्री में था, अपने ही कंट्री का जो राजा था, किंग था, ये करप्ट हो गया था। इसके अगेंस्ट में वहाँ का मिडिल क्लास जो आम लोग हैं, कॉमनर्स बोलते हैं उसको, कॉमनर्स, आम लोग, जैसे डॉक्टर हो गया, पीजेंट्स हो गया, जो काम करते हैं, जो सैलरी पे काम करते हैं, जो ना बहुत अमीर हैं ना बहुत गरीब हैं, ये जो लोग हैं, गरीब से लेके बहुत, ना जो बहुत अमीर है जो बहुत गरीब है, ये पूरा जो क्लास है इसको बोलते हैं कॉमनर्स। 95% लोग थे फ्रांस में कॉमनर्स, जिसको आम आदमी कहते हैं। तो आम आदमी ने पहली बार, आम आदमी को ताकत जो मिली थी वो फ्रेंच रिवॉल्यूशन से मिली थी। तो 2 अलग अलग तरह का रिवॉल्यूशन है, लेकिन ये आपको मॉडर्न वर्ल्ड कैसा बना है, ये दोनों रिवॉल्यूशन से। एक तो फॉरेन पावर्स नहीं रूल करेगा कहीं पे, एक लोगों के जहन में इस रिवॉल्यूशन के बाद ये बात आई कि वी विल गवर्न आवर सेल्फ, वी विल बी रिपब्लिक, वी विल बी डेमोक्रेसी। एंड दूसरा ये था कि अगर आप यहाँ का किंग, आप यहाँ का रूलर अगर टायरेंट हो, अगर वो जालिम हो, अगर वो आपका ख्याल नहीं रख रहा हो, अगर वो लग्जरियस लाइफ जी रहा हो, आपको बेवकूफ़ बना रहा हो, तो इट बिकम्स योर ड्यूटी टू अपोज दैट। आपका ड्यूटी हो जाता है कि आप उसको अपोज करिए। दैट विल नॉट बी कंसिडर्ड कि आप देश के खिलाफ हो गए। आमतौर पर समझा देश के किंग के खिलाफ कोई खड़ा हुआ तो देश के खिलाफ हो गया, ऐसा कभी नहीं हुआ था हिस्ट्री में। लोग अपने एरिया के किंग को चेंज करने की बात कर रहे थे, रूलर को चेंज करने की बात कर रहे थे, इस तरह से। तो ये एक बहुत मेजर, यूरोप में बहुत मेजर चेंज था ये, कि लोग अपने, यहाँ पे कोई कॉलोनी नहीं था फ्रांस खुद कॉलोनाइजर था। अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस में बहुत बड़ा रोल था फ्रांस का, फ्रांस ने हेल्प किया था कॉलोनीज़ को वहाँ के, अभी हम देखेंगे, लेकिन अपने लोगों को वो परेशान कर रहा था। तो वहाँ के लोग उसके अगेंस्ट में कॉमनर्स उठे। तो ये 2 अलग अलग तरह का रिवॉल्यूशन है। ये आपको इंपेरियलिज्म के खिलाफ है, मदर कंट्री के खिलाफ, ये अपने ही कंट्री के टायरेंट रूलर के खिलाफ है। तो इससे, इस दोनों रिवॉल्यूशन से आपको सोसाइटी को, मॉडर्न सोसाइटी को मिला कि अगर आपके यहाँ भी रूलर गड़बड़ है तो आप बैठ के उसको सहिए मत, यू ट्राई टू चेंज दैट, आप उसको चेंज कीजिए। यहाँ से मिला, यहाँ से ये मिला कि आप बाहर के कंट्री का रूल, सेल्फ गवर्नेंस का आया कि हम लोग जहाँ रहते हैं हम अपने से अपने सिस्टम को रूल करेंगे। तो पहला हम थोड़ा सा देख लेते हैं आपको अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, इसमें क्या हुआ। तो अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस में क्या हुआ, अमेरिकन रिवॉल्यूशन आप बोलते हैं, हम लोगों ने इसको 6th क्लास में पढ़ा था जॉर्ज वॉशिंगटन के चैप्टर में। वहाँ पे इट वाज मोर पर्सनालिटी बेस्ड, इसमें हमने जॉर्ज वॉशिंगटन के लाइफ को पढ़ा था और उसी में हमने अमेरिकन रिवॉल्यूशन पढ़ लिया था। हुआ क्या था, ये जो आपका एरिया है, ये नॉर्थ अमेरिका है, ये साउथ अमेरिका है, और इधर अटलांटिक ओशियन है, दिस इज़ अटलांटिक। ये आप मैप को याद किए, यहाँ पे आपको यूरोप है, तो यहाँ पे ब्रिटेन है, ब्रिटेन
इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, आयरलैंड, ये सब। ब्रिटेन इज़ अ कलेक्शन ऑफ आइलैंड्स। तो इंग्लैंड इसमें मेन जो आइलैंड है, इंग्लैंड, ये आप समझिए कि मेन है, मेन कॉलोनाइज़र है इंग्लैंड। और ये आपको साउथ अमेरिका है, ये जुड़ा हुआ है, आप जानते हो यहाँ पे पनामा इस्मस है एंड ऑल दैट। इधर आपका पैसिफिक ओशियन है। और 1490 इसमें क्रिस्टोफर कोलंबस ने इसको देखा था, फिर इटाली से लोग आए, अमेरिकन, ये सब, इन लोगों ने इसको खोज लिया था। तो इंग्लैंड में क्या हो रहा था, इंग्लैंड में अलग अलग तरह के क्लास थे, अलग अलग तरह के लोग थे इंग्लैंड में। तो यहाँ पे रिलीजियस परसिक्यूशन भी था, यहाँ पे परेशानी होती थी लोगों को, किसी को। तो ये लोग क्या करने, कुछ लोग सज़ा से भागने के लिए ये लोग शिप से भाग भाग के यहाँ पर आके इधर सेटल हो गए। ऐसे वेस्ट कोस्ट पे, वेस्ट कोस्ट है अमेरिका का, इसको थोड़ा सा आगे हम लोग सिक्स में उतना नहीं है यहाँ पे, लेकिन है, आपको बता देता हूँ मैं। यहाँ पर सेटल हो गए यहाँ पे लोग। तो सबसे पहले सेटल हुए साउथ में, फिर सेटल हुए नॉर्थ में, और फिर बीच में सेटल हुए। ऐसे अलग अलग तरह के लोग थे। ज़्यादातर लोग जो सेटल हुए हैं ये सारे, ये ब्रिटेन के थे। ये कहाँ पे आए, अमेरिका, जो नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट है उसके ईस्ट साइड में ये लोग सेटल हो गए, इधर नहीं हुए। यहाँ पे क्या हुए, यहाँ पे लोग हुए तो इन्होंने फार्मिंग स्टार्ट किया, खेती, बड़े बड़े फार्म हाउसेस बनाए। यहाँ के लोग फार्मिंग में नहीं, अलग अलग तरीके से ग्रो किए। नॉर्थ वाला पोर्शन है, ये साउथ वाला पोर्शन है, ये बाद में भी समझ। इन लोगों ने यहाँ पे फैक्ट्री बनाना शुरू किया, इन लोगों ने फैक्ट्री बनाया, इन लोगों ने बाद में रोड्स वगैरह बहुत कुछ बना। तो ये अलग तरह से डेवलप हो रहा था। और ये जो डिसेंडेंट थे ये ज़्यादातर यूरोपियंस थे, ये जो मैक्सिमम लोग थे यूरोपियंस थे। इनकी लड़ाई होती थी यहाँ के लोगों से। ये जो यहाँ पे सेटलर्स हैं वो भी यूरोपियंस हैं, ये लड़ाई कर रहे हैं यहाँ के लोगों से। यहाँ के लोगों को बोला जाता है रेड इंडियंस, यहाँ के नेटिव्स हैं ये। तो इनसे लड़ लड़ के इन लोगों ने कब्जा कर लिया था। इस एरिया में अभी भी रेड इंडियंस थे, नेटिव अमेरिकन्स थे, ठीक है, नेटिव अमेरिकन जो अमेरिका के ओरिजिनल इनहैबिटेंट्स थे, लोग थे। यहाँ पर इन लोगों ने, ये जो इधर से यूरोप से लोग आ रहे थे वो यहाँ पे बसे, यहाँ पे बसे, यहाँ पे बसे, नॉर्थ में, साउथ में, मिडिल में, लेकिन ईस्ट कोस्ट पे थे ज़्यादा। इधर के लोग फार्मिंग वगैरह ज़्यादा करते थे। साउथ में जो कॉलोनी बसी थी उसमें फार्म हाउसेस वगैरह थे, फ्लोरिडा वगैरह इधर आ गया। और ऊपर के जो लोग हैं ये फैक्ट्री वगैरह बनाते थे, शिप का ये सब था, शिप बिल्डिंग का था, शिप ब्रेकिंग का था, ज़्यादातर उसमें थे। ये लोग इंडस्ट्रीज़ को लगाने में, उस टाइम में जो भी चीज़ अवेलेबल थी तो मेकिंग में थे ये लोग चीज़ों को, फार्मिंग पे इनका कम ये था। लेकिन ये सब डिसेंडेंट थे इधर के, ये लोग थे। अब इसमें प्रॉब्लम क्या हो गया, जब ये था, ये ब्रिटिश डिसेंडेंट थे बहुत ज़्यादा। जॉर्ज वॉशिंगटन वॉज हिमसेल्फ अ ब्रिटिश डिसेंडेंट, वो भी इंग्लैंड से ही आए थे, उसके ग्रैंड पेरेंट्स, उसका भी बहुत बड़ा फार्म हाउस था, आपने पढ़ा होगा। तो अब प्रॉब्लम क्या हो गया, क्यों ये वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस स्टार्ट हुआ? प्रॉब्लम ये हुआ कि ये जो कॉलोनीज थी दे वर कंट्रोल्ड बाय ब्रिटिश पार्लियामेंट। रिप्रेजेंटेटिव जो है इनका यहाँ पे नहीं होता था, और इनके लिए जो रूल बनाता था वो ये बनाता था इंग्लैंड, ठीक, नंबर 1। नंबर 2 क्या हो गया, यहाँ पे टैक्सेशन होता था, हेवी टैक्सेशन, मतलब टैक्स यहाँ पे लगाते थे ये लोग, और टैक्स से जो डेवलपमेंट वर्क होता था वो यहाँ करते थे। तो पहला हो गया कि नो रिप्रेजेंटेटिव, दूसरा हो गया टैक्सेशन, अच्छा, तीसरा हो गया कि ये लोग चाहते थे, जब ये लोग थोड़ा पावरफुल हो गए तो ये लोग चाहते थे कि हम अब थोड़ा वेस्ट में फैलें, मतलब वेस्ट में हम लोग थोड़ा सा और एक्सपेंड करें। तो इंग्लैंड जो है, जो ब्रिटेन है, वो इसको अलाउ नहीं करता था कि तुम वेस्ट में फैलो, तुम वेस्ट में रेड इंडियन से लड़ो और फैलो। उसका 2 रीज़न था कि इंग्लैंड खुद लड़ाई में ज़्यादा पार्टिसिपेट नहीं करना चाहता था एट दैट टाइम, और दूसरा ये था कि इंग्लैंड का जो किंग था वो डायरेक्टली इससे ट्रेड करता था, डायरेक्टली ट्रेड करता था रेड इंडियन, इनसे अलग करता था, और ये रेड इंडियन से ओरिजिनल से डायरेक्टली ट्रेड करता था। तो वो नहीं चाहता था कि यहाँ की जो कॉलोनीज है वो अपने आप अपना एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस बढ़ाएं। तो इसका मतलब जो था, इनके एरियाज को रोक दिया था ग्रो करने से। ये ग्रो करना चाहते थे अपने एरिया में अपनी ताकत से, लेकिन इंग्लैंड इनको करने नहीं देता था। तो एक तो ये हो गया कि ये अलाउ नहीं करता था टू ग्रो इन द वेस्ट, एक ये हो गया। उसके बाद
इन लोगों को भी आपस में नहीं मिलने देता था। जैसे ये एक स्टेट है यहाँ पे फ्लोरिडा, यहाँ पे एक स्टेट है आपको मैसाचुसेट्स, इन लोगों को आपस में कोई डील करना है, कोई बातचीत करना, समझौता करना है, ये बोलता था कि नहीं तुम आपस में समझौता नहीं करोगे, तुम हमारे थ्रू करोगे। यू कैन नॉट टॉक टू योर सेल्फ अमंग योर सेल्फ, यू हैव टू गो थ्रू मी। तो आप आपस में भी कोई समझौता नहीं कर सकते हैं। तो आपस में कोई, ये चौथा पॉइंट था कि इंटर रिलेशन इनका नहीं था, नहीं होने देते थे ये। तो इनको था कि आपस में हम रह रहे हैं अगल बगल में, लेकिन हमारा फेट डिसाइड करता है ये एक इशू था। दूसरा इशू था शुगर टैक्स, स्टैम्प टैक्स, ये सब टैक्स लगाया हुआ था यूरोप में, ब्रिटेन ने यहाँ पे। उसके बाद था टी टैक्स, ये सारा टैक्स यहाँ पे लगाया हुआ था। इन्होंने यहाँ पे कर दिया कि कोई भी लीगल डॉक्यूमेंट साइन करोगे तुम अपने भाई में, जैसे आप ज़मीन बेच रहे हैं, एक भाई ने दूसरे को दे दिया, तो वो पेपर पे लिख के देगा कि मैंने अपना इतना ज़मीन उसको दिया। तो ये स्टैम्प वाला जो चक्कर आया है, तो वो कहता था कि जब भी आप कोई लीगल डॉक्यूमेंट साइन करो, जैसे उधार दिया किसी को, उसमें लिख के दिया कि हमने इसको उधार दिया, इतने दिन में नहीं होता है तो उसका फलां चीज़ मेरा हो जाएगा, तो वो कहता था कि एक डॉक्यूमेंट लिख लो, उसमें हमारा ब्रिटिश गवर्नमेंट का रेवेन्यू स्टैम्प चिपकाओ, पोस्ट एक स्टैम्प खरीदो मेरे यहाँ से, मेरा स्टैम्प खरीदो, उसको यहाँ चिपकाओ, तभी तुम्हारा लीगल डॉक्यूमेंट वैलिड होगा। मतलब आप कोई भी समझौता किसी के बीच में भी कर रहे हैं, पैसा जाएगा वहाँ पे ब्रिटिश के पास। ये एक था। तो ये उन्होंने बोला बात हम लोग कर रहे हैं, डीलिंग हमारी हो रही है, पैसा जा रहा है वहाँ पे। तो एक ये स्टैम्प टैक्स था। उसी तरह शुगर पे टैक्स था। उसी तरह टी पे टैक्स लगा दिया कि इंपोर्ट ऑफ टी जो आएगा यहाँ से, उस पर टैक्स लगेगा हेवी। तो आप लोगों ने पढ़ा होगा, फेमस स्टोरी है बोस्टन टी पार्टी। बोस्टन हार्बर पे ये जो कॉलोनी वाले थे, ये कॉलोनी वाले, ये रेड इंडियंस इधर वाले थे, इनको तो यहाँ इस एरिया से खाली करवाया हुआ था। तो इन्हीं के तरह से इन्होंने ड्रेस किया, और ये जो ब्रिटिश शिप्स यहाँ से आ रहा था पूरा टी बैग्स लेके, उसका कितना 500 या 700 कितना कैरेट्स था, उसको उठा के इन्होंने समुद्र में फेंक दिया। इससे ब्रिटिश बहुत गुस्सा हो गया और उसके बाद से ही लड़ाई शुरू हो गई। तो ये सारा रीजंस है कि रिप्रेजेंटेशन इनका नहीं है, इन पे हेवी टैक्स लगा दिया गया है, ये वेस्ट में एक्सपेंड नहीं कर सकते हैं, ये आपस में बातचीत नहीं कर सकते हैं। अच्छा, बोल दिया गया कि तुम फला सामान नहीं बना सकते हो, तुम्हारे अंदर सारी एबिलिटी है लेकिन तुम स्टील का सामान नहीं बनाओगे, तुम और क्या बना दिया, पेपर नहीं बनाओगे, तुम वूलन गारमेंट्स नहीं बनाओगे, ये सब तुम हमसे खरीदोगे। मतलब तुम्हारे अंदर बनाने की एबिलिटी, लेकिन तुम नहीं बनाओगे, तुम खरीदोगे, हम पैसा कमाएंगे। तो वह इतना रोक लगा दिया, तो ये लोग परेशान हो गए। ये सारे लोग बहुत परेशान हुए और इन्होंने सोचा कि इस तरह से काम नहीं चलेगा। इन्होंने अपोज करना इसको शुरू किया, इनकी पॉलिसीज़ को। इन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस बनाया उस टाइम में, वॉर क्राई जो था, जैसे फ्रांस में था लिबर्टी इक्वलिटी फ्रेटर्निटी, तो यहाँ पे इन्होंने वॉर क्राई दिया कि नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन। जब तक हमारा रिप्रेजेंटेशन नहीं होगा पूरा वहाँ पे अच्छे से, तब तक हम कोई टैक्स पे नहीं करेंगे। तो ये मामला बढ़ता गया। बोस्टन टी पार्टी में ये मामला बहुत बड़ा, और उसके बाद बोस्टन टी पार्टी में, बोस्टन में जब हार्बर पे इन्होंने पूरा फेंक दिया उठा के, तो ये बहुत गुस्सा हो गए। अब ये रूल कैसे करते थे कि गवर्नर इनका होता था कॉलोनी में, इंग्लैंड का गवर्नर होता था, और अपना काउंसिल इनका काउंसिल बना देते थे। जैसे वार्ड कमिश्नर होता है ना, वैसे बना दिए। तो इसके वार्ड कमिश्नर को कोई पावर होता नहीं है इनके, बस ठीक है देखेंगे नाला में पानी किधर जा रहा है और वो ब्लीचिंग पाउडर छीटा गया कि नहीं, ऑल दैट, यही था वो उसके पास, काउंसिल के पास पावर। लोकल सारा मेजर डिसीजंस वाज टेकन बाय गवर्नर विच वाज अपॉइंटेड बाय ब्रिटेन। तो गवर्नर और काउंसिल में भी खूब झगड़ा होता था गवर्नर से। गवर्नर हमेशा ब्रिटेन का इंटरेस्ट देखता था, काउंसिल जो होता था, जो वहाँ के लोगों को अपने में से होता था, वो हमेशा अपने लोगों का इंटरेस्ट देखता था। तो हमेशा बहुत क्लैश होता था इन लोगों में। तो इन लोगों ने मिलकर, ये जो वेस्ट साइड में कॉलोनीज थी, इन लोगों ने मिलकर एक अपना जॉइंट एक फोरम बनाया, दे केम टुगेदर। और बोस्टन टी पार्टी से पहले इन्होंने, आप देखेंगे कि उसके बाद बोस्टन 1773 में ये हुआ था। तो 1774 में ये लोग फिलाडेल्फिया में मिले और वहाँ पे इन्होंने अपना एक समझौता किया, एग्रीमेंट किया, और वो आपके इसमें बुक में दिया हुआ है। और इन्होंने एक ओलिव ब्रांच पिटीशन, ओलिव ब्रांच मतलब एक बात होता है दोस्ती का हाथ। अभी इन्होंने झगड़ा डायरेक्टली मोल नहीं लिया, इन्होंने बोला कि फला डेट से 1765 से जितना भी लॉ तुम लोगों ने ब्रिटिश पार्लियामेंट में पास किया है हमारे बारे में, वो सबको वापस लो, तभी आगे की बातचीत होगी।
तो एक इन्होंने ब्रिटिश को एक ऑफर दिया कि हम लोग इसको मान सकते हैं, तुम्हारी सरकार को मान लेंगे, तुम्हारे अकॉर्डिंग चलेंगे ब्रिटेन के, अगर तुम हमारा ये डिमांड मान लो कि हमारा रिप्रेजेंटेटिव होगा और तुमने जितना भी अभी तक लॉ पास किया विदाउट आवर रिप्रेजेंटेशन हमारे लिए उन सबको वापस लो। ऑब्वियसली ब्रिटेन को तो सुपर पावर था, वो थोड़ी मानेगा, ये छोटे से कॉलोनीज हैं वेस्ट में, थोड़ा सा ईस्ट कोस्ट पे है कॉलोनीज, इसको क्या मानेगा। उन्होंने मानने से इनकार कर दिया, तब ये लोग और गुस्सा हो गए। फिर दोबारा फिलाडेल्फिया में मिले 1776 में, इन्होंने अपने आप को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर दिया कि हम लोग आज़ाद हैं, हम लोग तुम्हारी बात नहीं सुनेंगे, विल सेट अप आवर ओन गवर्नमेंट। इसको बोला जाता है मैग्ना कार्टा ऑफ अमेरिकन इंडिपेंडेंस। यहाँ पे बातचीत हुई डेमोक्रेसी की, यहाँ पे बातचीत हुई आपकी नेशनलिज्म की। और ये जो था पहली बार, ये जो 1776 में फिलाडेल्फिया में जो बात हुई है, ये कहता है कि हम लोग वी एज ऑल द कॉलोनीज बिलोंग टू वन नेशन की बात हुई, और वी विल अपोज द इंपीरियलिस्टिक पावर, वी अपोज द ब्रिटेन बिकॉज दे डू नॉट हैव आवर रिप्रेजेंटेशन एंड दे आर ड्रेनिंग आवर रिसोर्सेज। तो पहली बार ये लोग आए और उसके बाद एक लड़ाई शुरू हुई। जॉर्ज वाशिंगटन का आपने स्टोरी पढ़ा है, जॉर्ज वाशिंगटन के लीडरशिप में लड़ाई शुरू हुई, फ्रांस ने इनको हेल्प किया एंड अल्टीमेटली वो लोग डिफीट हुए। फ्रांस के हेल्प से ब्रिटेन वर डिफीटेड और ट्रीटी ऑफ पेरिस साइन हुआ। पेरिस में फ्रांस ने उसको फिर मेडिएट किया, और पेरिस में जो ट्रीटी साइन हुआ उसमें ये हुआ कि ब्रिटेन जो है वो एक्सेप्ट करता है इसको एज अ कंट्री। उसके बाद आपने जॉर्ज वाशिंगटन की स्टोरी पढ़ी है कि जॉर्ज वाशिंगटन ने फिर ये स्टेट्स अपने आप में फाइट करने लगे। ये 13 डिफरेंट स्टेट्स थे, ये कॉलोनीज, हु विल हैव द मोर कंट्रोल। तो कोई इसमें से गया, फिर उनके पास गया जॉर्ज वाशिंगटन के पास, आप ही आइए इनको समझाइए कि ये लोग अलग अलग अभी लड़ेंगे तो फिर कल को किसी और कंट्री का कब्जा होगा इनके ऊपर, और दे वॉन्ट बी दे वॉन्ट बी अ स्ट्रॉन्ग कंट्री। तो जॉर्ज वाशिंगटन अगेन केम बैक, वो वापस आए और उन्होंने इनको समझाया। फिर एक कॉन्स्टिट्यूशन इनका फ्रेम हुआ, उसमें डेमोक्रेसी और वोटिंग राइट्स और इन सब चीज़ों की बातचीत हुई, नेशन स्टेट की बातचीत हुई। एंड ऑल द 13 स्टेट्स डिसाइडेड टू रिमेन टुगेदर एज वन कंट्री, वन यूनियन, और इसका नाम पड़ा यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूनियन ऑफ डिफरेंट स्टेट। ये सारे कॉलोनी ने मिला के अपने आप को एक कंट्री बनाया, एक कंट्री माना कि यूनियन बनाया, और जॉर्ज वाशिंगटन बिकेम द प्रेसिडेंट। उसके बाद जॉर्ज वाशिंगटन ने रीबिल्डिंग शुरू किया, जैसा आपने पढ़ा, उन्होंने नई सेरेमनीज की और प्रेसिडेंट को बताया इंपॉर्टेंट पोस्ट है। ही केप्ट द कंट्रीज यूनाइटेड, कंट्री को यूनाइटेड रखा। जो वॉर्स होती रहती थी इनके बीच में उसको कंट्रोल किया। तो इस तरह से ये कंट्री जो है सेटअप हुआ, विच वेंट ऑन टू बिकम द वन ऑफ द ग्रेटेस्ट कंट्री। तो इसके बनने से पहले, ग्रेटेस्ट कंट्री बनने से पहले जो है एक बहुत बड़ा इशू आया है, जो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा, अमेरिकन सिविल वॉर। उसमें क्या मेजर इशू आया है, जब ये टूटते टूटते ये कंट्री ऑलमोस्ट ब्रेक हो गया था, फिर से कैसे बचा। तो जॉर्ज वाशिंगटन को फाउंडर कहा जाता है, फादर ऑफ अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका कहा जाता है, लेकिन सेवियर, बचाने वाला कहा जाता है अब्राहम लिंकन को। जिस कंट्री को जॉर्ज वाशिंगटन ने इतनी मेहनत से फ्रांस के हेल्प से बनवाया 80 साल के अंदर में, वो कंट्री 2 पार्ट में टूट गया था, ऑलमोस्ट इट ब्रोक इनटू 2 पार्ट्स। एंड अब्राहम लिंकन वाज द प्रेसिडेंट एट द टाइम विद हिज उसका ही वाज वेरी वेल रेड, बहुत अच्छा स्टेट्समैन थे, बहुत अच्छे से, बहुत हिकमत, जिसको उर्दू में एक वर्ड बोलते हैं, उन्होंने अमेरिका को बचा लिया। तो ये आपका 2 चीज़ है, एक है अब आपका अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, दूसरा है अमेरिकन सिविल वॉर। तो ये आपका जो अमेरिका में जब ये लड़ाई ख़त्म हुई तो उसके बाद जो चीज़ें आई हैं, वो कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट हुआ है, रिपब्लिक बना है। बिल ऑफ राइट्स एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आई है, बिल ऑफ राइट्स। बिल ऑफ राइट्स क्या होता है कि पहली बार इंसानों को फंडामेंटल राइट्स दिया गया, राइट टू लाइफ, ज़िंदगी का, अपना बिजनेस ओन करने का राइट, जीने का, बोलने का, ये तो ये आपको अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, ये इसी को बोलते हैं अमेरिकन रिवॉल्यूशन। तो आप शॉर्ट में देख लीजिए अमेरिकन रिवॉल्यूशन क्या हुआ। इसमें आप देखिएगा कि यहाँ कॉलोनीज थी अमेरिका में, ये ब्रिटिश सेटलर्स यहाँ पे आके रहे थे, 3 पार्ट में है, साउथ में है, नॉर्थ में है, मिडिल में है। ये रीज़न था, इनका कोई रिप्रेजेंटेशन यहाँ नहीं था, ये इनके लिए रूल बनाते थे, ये आपस में अपना समझौता नहीं कर सकते थे, क्योंकि ये सब डायरेक्ट होता था इंग्लैंड से, ब्रिटेन से,
ये इधर एक्सपेंड नहीं कर सकते थे क्योंकि ये डायरेक्ट ट्रेड कर रहा था इससे, टैक्सेशन हैवी था, स्टैम्प टैक्स था, शुगर टैक्स था, टी टैक्स था, तो यहाँ के कॉलोनीज़ की हालत ख़राब हो गई थी, वन वे फ्लो हो रहा था। तो दे केम इन फिलाडेल्फिया में ये लोग आए टुगेदर, और बोस्टन टी पार्टी हुआ जहाँ पे इन्होंने बोस्टन हार्बर पे पूरा टी का जो पूरा शिप है उसको पलट दिया, रेड इंडियंस के जैसा बन के ड्रेस करके। इससे इंग्लैंड बहुत गुस्सा हो गया और फिर एक लड़ाई शुरू हुई जॉर्ज वॉशिंगटन के लीडरशिप में, और उस लड़ाई में विद द हेल्प ऑफ फ्रांस ब्रिटेन वॉज डिफीटेड एंड ट्रीटी ऑफ पेरिस वॉज साइन। और उस ट्रीटी के बाद इट बिकेम अ डेमोक्रेसी, रिपब्लिक बना, डेमोक्रेसी बना, इसका एक कॉन्स्टिट्यूशन बना, और जॉर्ज वॉशिंगटन बिकेम द प्रेसिडेंट। 2 टर्म प्रेसिडेंट रहे, तीसरे टर्म वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन में है कि यू कैन नॉट बिकम द प्रेसिडेंट फॉर द 3rd टर्म, तो इसलिए वो तीसरे बार नहीं बने, लोगों ने रिक्वेस्ट किया था तब भी नहीं बने। और ये पहली बार इंपीरियलिज्म के खिलाफ एक मजबूत लड़ाई लोगों के नज़रों के सामने सक्सेस के साथ आई, तो बहुत सारे लोगों को हौसला दिया इस लड़ाई में। तो इसका आप शॉर्ट में देखेंगे कि इसका इम्पैक्ट क्या पड़ा है। इस अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, तो एक नया कंट्री दुनिया के मैप पे उभरा, यूएसए, अ पावरफुल कंट्री, ये पहला इम्पैक्ट है जो अभी तक है। उसके बाद आपको सेकंड इम्पैक्ट है कि पहली बार दुनिया ने डेमोक्रेसी को देखा, रिपब्लिक देखा। फिर से ओल्ड वर्ल्ड में भी रिपब्लिक हुआ है, लेकिन ये मॉडर्न रिपब्लिक जो है ये पहली बार मॉडर्न वर्ल्ड ने देखा है, डेमोक्रेसी देखा। नेशन स्टेट का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आया, नेशन स्टेट का कॉन्सेप्ट बिल्डअप होना शुरू हुआ, और उसके बाद दूसरे एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो पहली बार दुनिया के सामने आया, लिखा हुआ, एक पूरा लिखा हुआ कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये आपको इसका इम्पैक्ट है, इम्पैक्ट ऑफ अमेरिकन रिवॉल्यूशन। तो मॉडर्न वर्ल्ड को इसने इम्पैक्ट इस तरह से किया है। तो विल कीप इट हियर, इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल शो यू द फ्रेंच रिवॉल्यूशन, अनदर रिवॉल्यूशन। तो 3 वीडियो का सीरीज़ है, पहला आपको अमेरिकन रिवॉल्यूशन आपने देखिए, सेकंड में फ्रेंच देख लेते हैं, थर्ड में आपको अमेरिकन सिविल वॉर देख लेते हैं छोटा छोटा। ओके, थैंक यू।